हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 जी द वर्ल्ड आफ्टर 1945। हम सबसे पहले यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें हम पार्ट ए पढ़ेंगे जो कि है हमारा डीकोलोनाइजेशन एंड आफ्टर। मेनली हमें इसमें दो कंट्रीज़ के डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, इंडोनेशिया एंड अल्जीरिया। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो इस लेसन में से हमें एक क्वेश्चन तो हमेशा डीकोलोनाइजेशन के बारे में देखने के लिए मिल ही जाता है। वो कंट्री हमें चाहे इंडोनेशिया दे या फिर अल्जीरिया, बट क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। सो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीकोलोनाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। जो हमारी यूरोपियन एम्पायर थी, उन्होंने शुरू किया खोज करना वेल्थ और रिसोर्सेज की। वो दूर दूर लैंड पे जाके जो है रिसोर्सेज और वेल्थ को ढूंढने लगे। तो यहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं कि डीकोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई है 17वीं सेंचुरी के बाद। जो हमारी यूरोपियन एम्पायर थी, जैसे पोर्तुगी हो गए, डच हो गए, स्पेन होगी, उन्होंने अचीव करा इनोवेशन इन शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। मतलब उन्होंने खोज कर ली शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की। उन्होंने अपने इनोवेशन को यूटिलाइज़ करा लॉन्च करने के लिए एक्सपेंडिशन टू द न्यू वर्ल्ड। अब एक्सपेंटेशन के कारण वो एशिया अफ्रीका के साथ ट्रेड करने लगे। ट्रेड किस चीज़ का? प्रीशियस मेटल का, कॉटन, टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का। पहले तो वो ट्रेड करते थे, पर धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया उस एरिया को जहाँ पर वो बिज़नेस करते थे। अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, वो ट्रेड करने के लिए आई थी, बट टाइम के साथ साथ उन्होंने इंडिया को कैप्चर कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। जो ब्रिटिश फेज ऑफ कॉलोनिज्म है, उसको हम सेकेंड फेज ऑफ इम्पीरियलिज्म भी बोलते हैं। दो तरह की एक्सप्लेनेशन की गई है फॉर द डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑफ डीकोलोनाइजेशन। वो है, पहली है हमारी यूरोसेंट्रिक और सेकंड है हमारी एक्सेंट्रिक। यूरोसेंट्रिक बोलते हैं जो इकोनॉमिकली डिक्लाइन आया था यूरोपियन एम्पायर में, यही मेन रीज़न है जो डीकोलोनाइजेशन होना शुरू हो गया था 1929 में। ग्रेट डिप्रेशन आया जिसने इफ़ेक्ट करा यूरोपियन पावर को और बढ़ावा दिया कि ज़्यादा कंट्रोल करे कॉलोनीज़ पर, स्पेशली अफ्रीका साइड की। तीन मेन यूरोपियन कॉलोनी पावर्स थी हमारी, फ्रांस, ब्रिटिश और डच। डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ जब इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी मिल गई थी। वहाँ से हमारा डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है पूरा शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं कि डीकोलोनाइजेशन है क्या। डीकोलोनाइजेशन मार्क करता है बिगनिंग ऑफ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ सेल्फ गवर्निंग स्टेट की। सबसे पहले डीकोलोनाइजेशन वर्ल्ड में 1836 में देखने को मिला। सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियल एम्पायर के लिए। अब हम बात करते हैं कि डीकोलोनाइजेशन कब शुरू हुआ। पॉलिटिकल चेंज हमें देखने के लिए मिले 1940s के बाद ग्लोबल स्केल पे। जो कॉलोनियल पावर थी उनको फेस करना पड़ा विरोध, किसके द्वारा? कॉलोनाइज्ड पीपल के द्वारा। फिर धीरे धीरे जितनी भी कॉलोनियल पावर थी वो अपना वजूद और पावर जो है खोने लगी थी अपनी कॉलोनीज़ से। जैसे इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी 1947 में, ऐसे धीरे धीरे करके हर कंट्री ने जो है प्रोटेस्ट करे, मूवमेंट शुरू करे और उनको फ्रीडम मिलती गई। तो हम बोल सकते हैं डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता गया। जो सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है उसमें बहुत से एग्जांपल्स है, जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया था, अल्जीरिया का वॉर हो गया, इंडोनेशिया का वॉर हो गया। ये सब जो है एग्जांपल है, कोरियन वॉर हो गया। ये सब एग्जांपल है, लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करे, मूवमेंट शुरू करे डीकोलोनाइजेशन के लिए। ये आप पेपर में लिख सकते हैं। ये जितने भी वॉर है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ऑफ यूरोपियन एम्पायर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है अल्जीरिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। अल्जीरिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक बहुत कंट्रोवर्शियल कन्फ्लिक्ट है रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। फ्रांस ने जो है ऑक्यूपाई कर लिया था अल्जीरिया को 1830 में, अल्जीरिया पे अटैक करके, जो कि बहुत वायलेंट था, बहुत खून खराबा हुआ था उस दौरान। फ्रांस ने जो है अल्जीरिया को इसलिए ऑक्यूपाई करा था क्योंकि वो ऑक्यूपाई करना चाहते थे ऑटोमन तुर्किश एम्पायर को, इसीलिए उन्होंने अल्जीरिया को ऑक्यूपाई करा। जो फ्रांस के लोग थे वो बोलते थे कि जो अल्जीरिया है वो एक पार्ट ही है फ्रांस का, वो कोई अलग कंट्री नहीं है।
इसकी वजह से जो फ्रांस के लोग थे वो उन्होंने जो है सेटल होना शुरू कर दिया अल्जीरिया में। पर जो फ्रांस के लोग थे और अल्जीरिया के लोग थे उन लोगों को जो है अलग ट्रीट किया जाता था। फ्रांस के लोगों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता था, जहाँ की अल्जीरिया के लोगों को बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन अपनी ही कंट्री में फ़ेस करनी पड़ रही थी। और फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिटिकल और जो सिविल राइट्स जो है दिए गए थे यूरोपियन सेटलर्स को, जो कि नेटिव पीपल्स जो है डिनाई कर रहे थे इन राइट्स को। अल्जीरिया की पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स थी अपने नेचर में। यहाँ पर अरब्स, तुर्क और बार्बर जो है इकट्ठे रहते थे एक ही रीजन में। जब जो है फ्रांस ने जो है रूल करा तो ये सब इकट्ठे आके जो है अगेंस्ट हो गए फ्रांस के। 1930 तक अल्जीरिया ने 3 ग्रुप को क्लासिफाई करा था, क्योंकि उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन थी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस वो जो थी अलग थी फ्रांस रूल को लेकर। जो पहला ग्रुप था वो लेड कर रहा था मिसाइली हज, जो कि चाहता था कि रीस्टोर हो जाए इंडिपेंडेंस किन स्टेट की, मोरक्को, तुनीशिया और अल्जीरिया की। सेकेंड ग्रुप जो था वो नेटिव अल्जीरियंस का था, मेनली अरब से उस ग्रुप में, जो कि ये बोलते थे फ्रांस कॉलोनिज़म की वजह से हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, फ्रांस हमें यूरोपनाइज कर देगा। इस वजह से वो लोग जो है इंडिपेंडेंस चाहते थे। थर्ड ग्रुप वॉज लेड बाय फरद अब्बास। इन्होंने डिफरेंस बताया आइडल फ्रांस ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी में एंड यूरोपियन सेटलर्स इन अल्जीरिया में। इनका ये बिलीव था कि जो अल्जीरियन है वो फ्रांस में कन्वर्ट हो सकते हैं और फ्रांस में कन्वर्ट होने के साथ साथ वो अपना रिलीजियस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ ग्रोथ ऑफ वायलेंस स्टार्टेड, कि कैसे जो है अल्जीरिया में वायलेंस शुरू हुआ। बहुत से ग्रुप जो है बनाए गए अल्जीरिया को फ्री कराने के लिए फ्रेंच पावर से। हमारा पहला ग्रुप था MTLD, जो कि एक मेजर नेशनलिस्ट पार्टी थी जो ऑर्गेनाइज कर रही थी एक पार्लियामेंट्री अंडरग्राउंड विंग को। हमारा नेक्स्ट है CRUA, जिसका एम था यूनिटी लेके आना अल्जीरियन नेशनलिस्ट में इन आर्म्ड स्ट्रगल, जो वो आर्मी से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे थे, एंड करने के लिए फ्रांस रूल को। जो CRUA का लीडर था उसने ऑर्गेनाइज करा FLN को। FLN स्टैंड फॉर नेशनल लिबरेशन फ्रंट। वायलेंस और आर्म स्ट्रगल धीरे धीरे अल्जीरिया में बढ़ता गया। FLN ने जो है 30 अटैक करे डिफरेंट पार्ट ऑफ अल्जीरिया पे ऑन 1 नवंबर 1954 में। उन्होंने मेनली टारगेट करा पुलिस स्टेशंस को। FLN ने जो अटैक करे उसको जो है टेररिस्ट एक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि FLN के अटैक इतने वायलेंटेड थे, उनमें कुछ भी थोड़ा सा भी सॉफ्टनेस नहीं थी। अब हम जो फ्रांस और अल्जीरिया का वॉर हो रहा था उसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन FLN एंड अल्जीरियन नेशनलिस्ट ग्रुप। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, की कैसे जो है फाइनली अल्जीरिया को इंडिपेंडेंस मिली। ऑन 1 जुलाई 1962 में अल्जीरिया को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अल्जीरिया के लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं था। उनके सारे रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लॉइट कर लिया गया था, ड्रेन कर लिया गया था फ्रांस पीपल के द्वारा। पर हम कंक्लूजन में ये डाल सकते हैं कि फाइनली अल्जीरिया को बहुत वायलेंस और ब्लडी नेचर के वॉर के बाद फाइनली उनको जो है 1962 में इंडिपेंडेंस मिल गई। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे फ्रांस लोगों ने अल्जीरिया पे रूल किया, किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करा, कौन कौन से ग्रुप्स जो है अल्जीरिया में फॉर्म्ड हुए, कितना वायलेंस अल्जीरिया में हुआ इंडिपेंडेंस को लेकर, और फाइनली 1962 में अल्जीरिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, द इंडोनेशिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको भी अच्छे से समझना। तो शुरू करते हैं। इंडोनेशिया को जो है कॉलोनी बना लिया था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18th सेंचुरी में। उस टाइम पे इंडोनेशिया जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, बल्कि जावा आइलैंड के नाम से हम जानते थे। वहाँ पर जो है डच ने रूल करना शुरू कर दिया था।
डच जो थे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते थे लोकल पीपल्स के साथ। उनके पास जो थे जावा एरिस्टोक्रेसी थे, उनके साथ वो बातचीत करते थे। जो डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है बैंकरप्ट हो गई थी 1796 में। उसके बाद जो कंट्रोल था जावा आइलैंड का वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था डच क्राउन को 1800 में। 1901 में डचेस की एक अच्छी पॉलिसी आई जो कि क्वीन विलियमिना ने अप्लाई की थी। डच जो है रूल कर रहे थे इंडोनेशिया पे, बट वो जो है वायलेंट तरीके से रूल नहीं कर रहे थे, बहुत ह्यूमैनिटेड नेचर से वो है रूल कर रहे थे। जो जावा आइलैंड था और उसके आउटर जो और दूसरे आइलैंड थे उन सबको मिलाकर एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट जो है बना दिया गया। जो इथिकल पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसका एम था इम्प्रूव करना लिविंग कंडीशन को जावा आइलैंड के लोगों की, विच मीन्स डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ क्राउन इन इकोनॉमिक डोमेन। ये जो है किस स्लोगन के अंडर किया जा रहा था? इरिगेशन, एजुकेशन एंड इमिग्रेशन। जो एजुकेशन प्रोग्राम था इंडोनेशियन पीपल्स का, स्पेशली एलिट्स जो है एक्सपोज कर रहे थे वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडल्स को ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, और हेल्प कर रहे थे समझने के लिए जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है कॉलोनियल रूल का। बटीविया इंडोनेशिया का ही एक पार्ट है। वहाँ पर स्टूडेंट ने एक पॉलिटिकल सोसाइटी फॉर्म की जिसका नाम था बुजी उटोमो। इस मूवमेंट को बहुत बड़ी मूवमेंट माना जाता है क्योंकि इस मूवमेंट ने ही सबसे पहले एक फाउंडेशन बनाई फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशियन पीपल्स। इस मूवमेंट के शुरू होने के बाद जो है ये माना जाने लगा कि इंडोनेशिया को बहुत जल्द इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। इसके साथ साथ बहुत सारी जो है पार्टीज़ बनने लगी इंडोनेशिया में जिनका एम था कि वो जो है फुलफ़िल कर सके डिमांड्स ऑफ पीपल्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं 1911 में जो है सैरिकत इस्लाम फॉर्म्ड हुई, जो कि एक मास बेस्ड पार्टी थी और डेवलप करना चाहती थी पॉपुलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। कुछ सोशल मूवमेंट भी हुए जैसे कि मोहम्मदिया, जो कि इस्लामिक रिफॉर्मिस्टिक सोशल मूवमेंट थी 1912 की। फिर हमें 1914 में इंडोनेशियन एसोसिएशन ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक्स देखने के लिए मिले जिसका एम था सेपरेट करना मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को थ्रू आउट द डच इंडीज़। ये जो एसोसिएशन थी वो बाद में ट्रांसफ़र कर दी गई इंडोनेशियन कम्युनिस्ट पार्टी को इन 1920। डच अथॉरिटी ने पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया सब मूवमेंट्स पे और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सामने आ रही थी, पर जैसे जैसे ये मूवमेंट्स पार्टीज़ जो है अगेंस्ट होने लगी डच के, देन दे स्टार्टेड बिकमिंग सप्रेसिव। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ यूथ प्लेज जो कि हमारी 1928 में हुई थी यंग इंडोनेशियन नेशनलिस्ट के द्वारा सेकेंड यूथ कांग्रेस में। मेनली इस प्लेज में 3 आइडिया पे फोकस किया गया था, वन मदरलैंड, वन नेशन एंड वन लैंग्वेज। एक ही हमारी जन्मभूमि या हम बोलते मातृभूमि रहेगी, एक ही नेशन रहेगा और एक ही लैंग्वेज रहेगी। और इस प्लेज ने बहुत अच्छा रोल जो है प्ले करा है बिल्ड करने के लिए यूनिटी बिटवीन द मासेस। अब हम आगे देखते हैं कि जो डचेस थे वो बहुत पावरफुल थे नॉर्मल पीपल से, तो उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया, लीडर्स को सप्रेस करना शुरू कर दिया लोगों को। ये सब वो लोग इसलिए कर रहे थे कि जितने भी मूवमेंट्स लोग शुरू कर रहे हैं वो सब बंद कर दे उनके खिलाफ। अब इंडोनेशियन पीपल्स को एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत थी इंडिपेंडेंस पाने के लिए, और ये हेल्प उन लोगों को जापान ने प्रोवाइड की। पर डच से इंडिपेंडेंस दिलाने के बाद जापान ने जो है खुद रूल करना शुरू कर दिया हार्शली इंडोनेशिया पर। जापानीज़ रूल के अंडर हमने ये देखा जो इंडोनेशियन पॉलिटिकल मूवमेंट थी इनको एक वॉइस मिली जिसने हेल्प की लीडर्स को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द फ्यूचर इंडिपेंडेंस नेशन। फाइनली ऑन 17 अगस्त 1945 में जो इंडोनेशिया है उसको जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, दैट इज़ 2 days आफ्टर जापान लॉस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो हम यहाँ पर
इंडोनेशिया की स्टोरी समझ सकते हैं कि कैसे इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस मिली। अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडोनेशिया पे जो पहले डच ने रूल किया, डच से इंडिपेंडेंस पाने के लिए जो उनको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत थी तो उन्होंने जापान से हेल्प ली, पर जापान ने उनको डच से फ्रीडम तो दिला दी बट खुद इंडोनेशिया पे रूल करना शुरू कर दिया। पर जो हमारा इंडोनेशिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो इतना वॉयलेंट नहीं था जितना हमारा अल्जीरिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, लेसन 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज़ आप इसको प्रिपेयर करके ज़रूर जाना, एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।